नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। जब बेटे बहुओं ने मरी माँ को बरसों बाद जिंदा देखा तो नालायक बेटे बहुओं के होश उड़ गए। फिर माँ ने किया कुछ ऐसा कि कमला जी राजीव और मीरा के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। राजीव ने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देख उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। जी कौन है आप लोग और किससे मिलना है? राजीव ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा। बकवास बंद कर, अपनी और तेरी हिम्मत कैसी हुई हम लोगों के साथ ऐसे करने की? सुमित ने राजीव का कॉलर पकड़ते हुए कहा तो राजीव ने खींचकर 2 तमाचे सुमित के गाल पर जड़ दिए। ए मिस्टर, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति से ऐसे बात करने की? मीरा ने कहा। खबरदार, अगर बीच में कोई भी बोला तो मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। मैं आप लोगों को अच्छे से जानता हूं कि आप लोग कौन हैं और क्यों आए हैं, लेकिन शायद आप लोग मुझे नहीं जानते, इसलिए अपनी हद में रहकर बात करें तो बेहतर होगा। राजीव दनदनाता हुआ बोला, आप जो भी हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर जब वह बुढ़िया मर चुकी है तो हमारे खिलाफ यह नोटिस कैसे भेज सकती है? रोहित की बातें सुनकर राजीव मुस्कुराने लगा। अंदर नाश्ता कर रही कमला जी के कानों में जैसे ही कुछ आवाज सुनाई दी, उन्हें आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, तो वह बोली, अरे बेटा क्या हुआ, चलो नाश्ता कर लो, कब से ठंडा हो रहा है। कमला जी जैसे ही राजीव को बुलाने दरवाजे तक पहुंची, उनको देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों एक ही संयुक्त स्वर में बोली, ये कैसे हो सकता है? वह बार बार अपनी आंखें मलते और कमला जी को चौंकने वाली निगाहों से देखती। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हमने खुद अपनी आंखों से इनको मृत्यु शैया पर देखा था। आज बरसों बाद तीनों को सामने देखकर कमला जी का अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर दहक रहा था। राजीव चिल्लाता हुआ बोला, गार्डन लोगों को धक्के मारकर घर से निकाल दो। अरे ऐसे कैसे निकाल दोगे? पहले हमारे सवाल का जवाब तो दो। और ये बुढ़िया जिंदा कैसे है? रोहित बोला। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें कल मिल जाएंगे। गार्ड ने उन तीनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वर्षों बाद कमला जी को जिंदा सामने देख सोचते सोचते उन तीनों की हालत खराब हो रही थी, तो उधर कमला जी दम से जमीन पर ही बैठ गई और मीरा ने दौड़कर उन्हें संभाला। आज मीरा की बददौलत थी, वह सोचते सोचते कमला जी अपने अतीत में खो गई। माँ, मैं हर रोज आपको यहाँ पेड़ के नीचे बैठी देखती हूँ, क्या बात है? आज आप ठीक नहीं लग रही हैं। ये लीजिए पानी पी लीजिए। आप कब तक यहाँ ऐसे ही बैठी रहेंगी? अरे आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है, और ये क्या, आज आपने कुछ खाया भी नहीं है। माँ जी चलिए, मैं आपको अस्पताल के चलती हूँ। अरे हाँ, आज तक मैंने आपसे आपका नाम तो पूछा ही नहीं, आपका नाम क्या है? मीरा एक वृद्ध महिला से कह रही थी। वो बेचारी कांपती आवाज में बोली, मेरा नाम कमला है, पर लोग मेरे गंदे कपड़े और शरीर को देखकर मुझे कमला नहीं कहते हैं। अब तुम्हें जो पसंद हो वो नाम दे दो। मीरा बोली। अच्छा तो आप मेरी माँ हैं। मीरा के घर के सामने एक बड़ा सा बगीचा था, वही कमला जी बेंच पर बैठी अक्सर उसे आते जाते दिख जाती थी और वो उन्हें कुछ खाना दे देती थी। न जाने क्या बात हुई कि कमला जी आज बेसुध लेटी हुई थी
उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष हो गई। वैसे भी इतनी उम्र में लोग थोड़ा बहुत चल फिर ले उतना ही बहुत है, वरना इस उम्र में तो शरीर जवाब दे जाता है। मीरा ने आज ऐसे देखा तो वो उनसे पूछ बैठी। मीरा बार बार उनसे सवाल कर रही थी, पर वो कुछ भी उत्तर देना नहीं चाहती थी। लगता था उनका शरीर दुर्बल हो चुका था। बेचारी बड़ी मुश्किल से आंख खोलकर मीरा को देखती, फिर आंखें बंद कर लेती। मीरा ने कुछ सोचा, फिर अपने घर जाकर कुछ खाने के लिए और बुखार की गोली लेकर आई और बोली, माँ जी लो, इसे खा लो, फिर दवाई खा लेना, देखना आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। बेचारी ने बड़े मुश्किल से रोटी को चबा चबा कर खाया। मीरा को अफसोस हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैं कितनी पागल हूँ जो रोटी ले आई। रोटी की जगह अगर खिचड़ी या चावल ले आती तो शायद ये ठीक से खा पाती। फिर भी जब उन्होंने रोटी खा ली तो मीरा ने उन्हें दवाई दे दी और घर चली आई। मीरा से रहा नहीं जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में वो घर के पर्दे हटाकर बेंच पर बैठी कमला जी को देखती कि वो ठीक है कि नहीं। देखते देखते शाम हो गई। मीरा ने थोड़ी सी खीर बनाई और दवाई लेकर उनके पास पहुंच गई तो देखा कि माँ जी उठकर बैठी हुई थी। लगता है दवा ने अपना असर दिखाया। अगले दिन मीरा अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर जब वापस आ रही थी तो बगीचे से होते हुए आई। कमला जी को देखकर वो बोली, माँ जी लगता है आपकी तबीयत ठीक है, कैसी हैं आप? माँ जी एक बात पूछूं, आपको कोई अपना नहीं है, बेटा या बेटी या कोई रिश्तेदार जिसे आप अपना कह सके? क्योंकि आप हर वक्त इस बगीचे में इस बेंच पर बैठी रहती हैं। मैं देखती हूँ गार्ड आपको बार बार निकाल देता है और फिर आकर आप यहीं बैठ जाती हैं। मीरा की बातें सुनकर कमला जी की आंखें भर आईं और उनके चेहरे पर पुरानी तकलीफों की लकीरें दिखने लगी। कमला जी ने कहा, बेटे तुम अनजान होकर मेरी चिंता करती हो। तुमने मुझे खाना और दवाई खिलाई। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहे, तुम सदा सुहागन रहो, तुम्हारी लंबी उम्र हो, दुख की परछाई भी तुम्हारे घर के आसपास ना आए। मीरा बोली, अरे माँ जी, मैंने इतना कुछ नहीं किया जितना आपने मुझे आशीर्वाद दे दिए, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कमला जी बोली, बेटा मेरा भी भरा पूरा परिवार है, फिर भी इस बुढ़िया को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। एक समय था मेरा और रामपाल जी का विवाह बड़ी गरीबी में हुआ था। मैंने ससुराल आते ही सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। एक पत्नी, बहू, भाभी, सब किरदार अच्छे से निभाई। कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं आने दिया। सबके लाडली थी मैं। ससुराल में ऐसे रच बस गई थी जैसे मैं उसी घर की बेटी थी। सास ससुर तो सभी मेरी तारीफ करते ही नहीं थकते थे। शादी के पूरे 10 साल बाद मुझे 3 बेटे हुए। जैसे तैसे करके बच्चा का पालन पोषण किया। सास ससुर की बीमारी, सबका खर्चा रामपाल जी अकेली ही उठाती थी। लेकिन एक वक्त के बाद सास ससुर भी चल बसे। हमारा परिवार भी खुशियों से भरा था। मेरे पति और मेरे 3 बेटे सब मेरा ध्यान रखते थे। मेरे पति तो मेरे हाथों के व्यंजनों के अलावा कुछ खाते भी नहीं थे। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो ईश्वर ने हमें 3 बेटे दिए। मेरा घर मेरे बेटे बहू पोते पोतियों से भरा पूरा था। हमारे कपड़े की दुकान बहुत अच्छी चलती थी और उसी से हमारे घर का खर्च भी चलता था।
भगवान की दया से कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। बड़ा बेटा मोहित पढ़ने में बहुत होशियार था, पर उसे दुकान पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उसे बाबूजी ने अपने जीवन की सारी पूंजी उस पर खर्च करने में जरा भी संकोच नहीं किया, और देखते ही देखते वो इंजीनियर बन गया और अमेरिका चला गया। एक बार जब लौट कर आया तो अपनी पसंद की एक अमीर लड़की से शादी कर ली और उसे भी अपने साथ ले गया। फिर तो अपने देश आना ही छोड़ दिया। मीरा बीच में ही उन्हें टोकी और बोली, माँ जी और आपके दोनों बेटे, उनके बारे में भी कुछ बताइए। कमला जी ने कहा कि दूसरा था सुमित, उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। वो अपने भाई के कदमों पर चलने लगा, दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने लगा। फिर उसे हमारा कस्बा छोटा लगने लगा। उसने भी आना जाना कम कर दिया। हमारे पसंद की लड़की से वो शादी नहीं करना चाहता था, तो उसने अपनी पसंद की लड़की सीमा से मंदिर में जाकर शादी कर ली और हमें खबर भिजवा दी। त्योहारों पर भी जब उसे बुलाती थी तो वो आता नहीं, बस बहाना बना देता था। एक तो विदेश चला गया, एक अपने देश में रहकर भी पराया हो गया। मीरा बोली, माँ जी और तीसरा बेटा, उसने क्या किया? कमला बोली, तीसरा बेटा रोहित पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, परंतु रंग रूप में सुंदर था। उसके बाबूजी ने उसे अपनी दुकान पर बैठने को कहा तो उसने हमें 4 बातें सुना दी। आप चाहते हैं मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूं? दोनों बेटों को आपने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया और मुझे इस छोटे से शहर में रहने को कह रहे हैं? उसने हमारी एक ना सुनी और वह मुंबई चला गया। एक रोज पड़ोस के ललन, जो तीसरे बेटे का मित्र हुआ करता था, उसने बताया कि रोहित मुंबई में कपड़ों का ऐड करके कमाई कर रहा है। मुझे उसने अपनी फोटो भेजी थी। कमला जी बोली, बेटा दुनिया में अपनी पहचान बनाए भी तो क्या बनाई, जिससे दुनिया से उसकी पहली पहचान करवाई तो वो उस माता पिता को ही भूल गया। बेटों के बेरुखी ने रामपाल जी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। समय के साथ साथ वे शरीर से ज्यादा मन से बीमार रहने लगे। दिन रात बेटों की याद में डूबे रहते, ना खाते थे ना पीते, दुकान पर भी नहीं जाते थे, बस परिवार की तस्वीरों को निहारते रहते थे। एक रोज उनकी हालत बहुत खराब हुई तो मैंने तीनों बेटों को फोन किया कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हें याद कर करके बीमार पड़ गए हैं, आकर एक बार उनसे मिल जाओ। मोहित ने कहा, माँ याद करने में क्या जाता है, करने दीजिए उनको याद, पर विदेश से अपने देश आने में कितना खर्च होता है आप जानती हैं? एक बाबूजी से मिलने के लिए इतना खर्चा करूं मैं? इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। दूसरे ने कहा, मेरे पास भी बिल्कुल वक्त नहीं है और मेरे तो पत्नी भी काम करती है, मुझे उसके लिए भी समय निकालना पड़ता है। और रोहित तो कपड़ों के विज्ञापन में खुद को व्यस्त बताकर अपनी माँ को कुछ कहने तक का मौका नहीं दिया और इस तरह तीनों ने पल्ला झाड़ दिया। फिर वह दिन आया जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बेटों की याद में वो दुनिया ही छोड़ दिए और मुझ अबागान को छोड़े अकेले छोड़कर नए सफ़र पे निकल पड़े। और भगवान की विडंबना देखो, 3 बेटों के होते हुए भी अर्थी को कंधा आस पड़ोस के लोगों ने दिया। शायद उनके नसीब में यही लिखा था। जैसे जैसे अग्नि की चिता जल रही थी, वैसे वैसे कमला जी का मन भी जल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने मुझे 3 बेटे दिए थे? ऐसे बेटों का होना और ना होना एक ही जैसा है। ऐसे फूटी किस्मत की पिता की मौत पर एक भी बेटा आंसू तक बहाने नहीं आया।
घर आकर वो पति की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अब इस घर में मुझसे रहा नहीं जाएगा। अब मैं किसका इंतजार करूंगी कि कौन खाने के लिए आएगा और बार बार मुझसे चाय के लिए कौन कहेगा। जिन 3 बेटों के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, आज उनके मन में और घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची थी। कहते कहते कमला जी और जोर जोर से रोने लगी। अब तो हर दिन ऐसे ही गुजरता था। पति की कमी के कारण कमला जी ने ही खाना पीना छोड़ दिया, जिसके कारण वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। मीरा बोली, फिर क्या हुआ माँ जी? कमला जी रोते हुए बोली, एक रोज घर में मैं जब अकेली थी, रात का समय था और घर पूरा खाली कर गई और मुझे पता भी नहीं चला। हमारी दुकान के कागज़ के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, तो बड़े बेटे बहू ने और रातों रात दुकान हड़प कर दिन निकलने से पहले ही किसी को बेचकर चले गए। मैंने विरोध किया तो मुझे धक्का देकर एक कमरे में बंद कर दिया। तब भी मैंने खुद को नहीं टूटने दिया और लोगों के घर काम करके अपना पेट पालने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज मैं खाली घर में अपने पति की तस्वीर को सीने से लगाई चुपचाप आसमान की तरफ निहार रही थी। तभी छोटा बेटा और बहू आए और बोले, इस जगह को कुछ पैसे लेकर मुझे दे दो, वरना मुझे जगह खाली करवानी आती है। मैंने ये घर अपने दोस्त को बेच दिए हैं। अब वो यहाँ पर एक फैक्ट्री बना लगाना चाहता है। मैं बेटे बहू के आगे बहुत गिड़गिड़ाई, पर उसने मुझसे जबरदस्ती कागज़ पर अंगूठा लगवाकर और मेरा सामान घर से बाहर उठाकर मुझे भी धक्का मारकर घर से निकाल दिया और उसने कुछ पैसे मेरे हाथ में पकड़ा दिए और वहाँ से जाने लगा। तो मैं बेटे के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चल। इस अभागान माँ को किसके सहारे छोड़कर जा रहा है? मैं अब कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे अपने से दूर धक्का देकर सड़क पर मरने के लिए छोड़कर चला गया। बेटा उस दिन मैं बेघर हो चुकी थी। एक पोटली में अपने पति की तस्वीर और कुछ कपड़े लेकर फिर मैं दर दर भटक रही थी। भटकते भटकते कब तुम्हारे शहर में आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। एक रोज जब मैं थकी हारी इस रास्ते से गुजर रही थी तो मुझे ये बगीचा दिखा। उस दिन से इसी बगीचे को अपना ठिकाना बना लिया था। ये सब बताते वक्त कमला जी शून्य में चली गई थी। मीरा की आंखें भर आई और वो बस टकटकी लगाए उन्हें देखती रही। कमला जी बोली, सुबह शाम लोग यहाँ टहलने आते और मुझे कुछ दे जाते हैं, और कुछ तुम जैसे होते हैं जो दूसरों के दर्द में शामिल भी हो जाते हैं। जब कमला जी ये सारी बातें बता रही थी तब मीरा अपने फ़ोन से उनका वीडियो बना रही थी। अचानक मीरा के दिमाग में उनके बेटों का नाम आया। तब उसे याद आया कि उनके 2 बेटे तो बहुत नामची और काफ़ी पैसे वाले हैं। मीरा ने कुछ सोचा और अपने घर चली गई। मीरा जब घर पहुंची तो उसके पति राजीव, जो कि एक बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने कहा, क्या बात है, आज अंधेरा होने पर तुम घर लौटी हो? कहाँ थी अब तक? मीरा ने पानी पिया, फिर कमला जी का वो वीडियो राजीव को दिखाया। राजीव को कमला जी कुछ जानी पहचानी लगी तो राजीव बोला, तुम इतने दिनों से उनकी ऐसी दशा देख रही हो और उन्हें वही छोड़ दिया। चलो उन्हें घर लेकर आते हैं। यह बात सुनकर मीरा को बहुत खुशी हुई और वो राजीव के साथ जाकर पार्क पहुंची। जब राजीव कमला जी के पास पहुंचा
तो वह अचंभित रह गया। उनकी दशा देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, कमला नानी। राजीव के मुंह से नानी सुनकर मीरा जी अचंभित रह गई। कौन नानी राजीव? राजीव बोला। मीरा, ये मेरी नानी की बहुत अच्छी सहेली है। हम जब भी अपने नाना नानी के घर जाते थे तो ये मुझे बहुत प्यार करती थी। तरह तरह के व्यंजन मेरे लिए बनाकर नानी के घर बेचती रहती थी। मुझे भी मेरा नानी से काफ़ी लगाव हो चला था। मैं जब भी नानी से मिलने जाता था तो कमला नानी से ज़रूर मिलता था, लेकिन जब से हॉस्टल की पढ़ाई और फिर नौकरी के चक्कर में और फिर नानी नाना जी की मृत्यु के बाद अपने बेटे बहू के साथ विदेश चली गई थी, इसलिए इनसे फिर कभी मुलाकात नहीं हो पाई थी। राजीव कमला नानी के पास जाकर हाथ पकड़कर बोला, नानी नानी, आपने पहचाना नहीं मुझे? मैं राजीव। याद है आपको, जब बचपन में मैंने आपकी कितनी माटी की हांडी फोड़ी है और आप मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी और बोला करती थी, ठहर जा, तुझे तो अभी बताती हूँ। कमला जी राजीव के चेहरे को हाथ में लेकर उसका माथा चूमा तो उनकी आंखें भर आईं। राजीव कमला जी को घर ले आया। मीरा ने अपनी माँ की तरह उनकी देखभाल की, खाना पीना, कपड़े, सबका ख्याल रखा। एक हफ्ते में कमला जी की काया पलट गई थी। राजीव उनके पास आया और कुछ कागजात दिखाते हुए बोला, नानी, आपको चुपचाप नहीं रहना चाहिए। आपको अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कमला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं अपने बच्चों के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकती हूँ? राजीव बोला, नानी, ये पैसों के लिए नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई होगी। आप लोगों के कितने त्याग करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। आज उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी वो अपने पिता को वक्त नहीं दे पाए, अपनी बूढ़ी माँ को अपने पास नहीं रख पाए। लानत है ऐसे बच्चों पर। अगर आज आपने कदम नहीं उठाया तो कल को ना जाने आपकी जैसी कितनी माँ और काका जैसे पिता इस देश में पा पाएंगे। क्या आप चाहती है जो आपके साथ हुआ वो किसी और के साथ हो? कमला जी के मुंह से निकला, नहीं नहीं बेटा, ईश्वर ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। इतना कहकर काकी ने उस कागज पर अंगूठा लगा दिया। कुछ ही दिनों में तीनों बेटों को नोटिस गया तो नोटिस को देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटे ने अपने दोनों भाइयों को फोन किया, भैया, ये बुढ़िया तो मर गई थी, फिर ये कहाँ से जिंदा हो गई जो हमें नोटिस भेज रही है? छोटे, तुम क्या कह रहे हो? हमें तो माँ के मरने की खबर नहीं मिली, फिर तुझे कहाँ से मिल गई? भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे मेरे दोस्त ने ही वीडियो भेजी थी जिसमें वो मरी हुई हालत में सड़क के किनारे पड़ी थी और बहुत सारे लोग भी उनके आसपास जमा हो गए थे। मैंने उसकी भेजी हुई वीडियो आपको भी भेजी थी, शायद आप लोग देखना भूल गए होंगे। मैंने खुद उसे सड़क पर बिल्कुल मरी हालत में देखा था। तो फिर ये कैसे हो सकता है? यह सुनते ही दोनों भाई भी अचंभित रह गए। पता नहीं छोटी, क्या हुआ है, चलकर देखना पड़ेगा। ये बुढ़िया मरकर वापस कैसे आ गई? दरअसल कमला एक दिन सड़क पर पड़ी थी और वह भूख और प्यास से तड़प रही थी, तो लोग उनकी हालत देखकर वहीं जमा हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनके अब प्राण निकलने वाले हैं।
वहीं छोटे बेटे का दोस्त भी था जो उनकी वीडियो बना रहा था। कुछ पल के लिए तो उनकी सांसें ही रुक गई थी। अगले ही दिन तीनों हवा से भी तेज रफ्तार से आ पहुंचे तो कमला जी को अपने सामने देख तीनों बेटे बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। कभी वे अपनी आंखें मलते तो कभी एक दूसरे को देखते। एक पल को तो बहू बेटों को देखकर कमला जी की आंखें भर आईं। वो उनसे लिपटकर अपने पति का शोक मनाना चाहती थी, लेकिन दूसरे ही पल गुस्से से उसका मन ज्वालामुखी बनकर दहक रहा था। अगले दिन जब कोर्ट के सामने बेटों से मुलाकात हुई तो बड़ा बेटा गुस्से में बोला, शर्म नहीं आई आपको हमारे खिलाफ नोटिस भेजने में, और अभी हमारे सामने अफसोस जता रही हो। अरे पैसा चाहिए था तो मांग लेती, कम से कम हमारा नाम तो नहीं खराब करती। तीनों बेटे उन पर चिल्लाने लगे। दूसरा बोला, माँ आपको अगर पैसों की इतनी ही भूख थी तो किसी के घर में काम कर लेती। तीसरा बोला, आपको पता है मेरी लाइफ की चमक आंपी उसे भी धुंधली कर दी। अरे किसी वृद्धा आश्रम में चली जाती, अब कितने दिन और जियोगी। भगवान ने भी क्यों मरते मरते आपको बचा लिया। अच्छा होता आप उसी दिन सड़क पर मर जाती तो अब ये दिन ना ही देखना पड़ता। अब देखना कल मसाला लगाकर मीडिया वाले इस खबर को कैसे छापेंगे। आपको हमारी कामयाबी लगती है, बच नहीं रही थी। बेचारी माँ भीगी पलकों से तीनों बेटों को टुकर टुकर निहार रही थी और धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गई। मीरा ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। कमला जी ने बड़े बेटे से कहा, जब तुम हमें छोड़कर विदेश चली गई थी तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? और तुम जब पढ़ाई के लिए तुम्हारे बाबूजी ने खर्चा किया तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई? और तुम रोहित, तुम तो ना पढ़ने में अच्छे थे ना, किसी काम में तुम तो भागकर चले गए थे, तब तुम्हारी इज्जत नहीं घटी। बेटों के होते हुए मुझे अपने पति की अस्थियां गंगा में प्रभावित करनी पड़ी। इससे भी तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने दुकान और घर मुझसे हड़प कर मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। आज तुम लोग कहते हो मैं किसी के घर में काम कर लेती या वृद्धा आश्रम चली जाती। अरे शर्म करो, ऐसो बेटी से तो मैं बे औलाद ही रहती। तुम लोग भले ही अपने अपने क्षेत्र में नाम कमा लिए हो, पर एक माँ की नज़र में तुम सब जीरो हो। अरे जो अपने पिता को कंधा ना दे सका वो बेटे किस काम के? तुम लोगों ने सिर्फ अपने माँ बाप का नाम नहीं बल्कि मेरी कोख को भी अपमानित किया है, जिसकी सजा तुम लोगों को आज नहीं तो कल मिलकर रहेगी। तब जज साहब तीनों बेटों को अंदर बुलाया और कमला जी कुर्सी पर गर्दन टिकाकर फैसला का इंतजार करने लगी। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित राशि आप तीनों अपनी माँ को देंगे और बारी बारी से 4 महीने के लिए उन्हें अपने साथ रखेंगे। ये फैसला सुनते ही राजीव खुश हो गया और मीरा ने भी अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन कमला बोली, नहीं जज साहब, मुझे अब इन जैसे नालायक बेटों के साथ नहीं रहना। इन्हें कठोर से कठोर सजा दीजिए ताकि कोई दूसरे बेटे अपने माता पिता के साथ ऐसी औंची हरकत करने के बारे में सोचे भी ना। कभी लोग कमला जी को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे कि कोई माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है। जज साहब ने उन तीनों को 1-1 साल की सजा सुनाई तो बहुएं बाहर आकर कमला जी पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। बड़ी बहू बोली, बुढ़िया पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। कभी सोचा है अब हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा? दूसरी बहू दंदनाते हुए कमला जी की तरफ हाथ लेकर बढ़ी
तो आज कमला जी ने सड़क के बीचों बीच बहू को जोरदार तमाचा जड़ दिया और दहाड़ती हुई बोली, खबरदार, जो ऐसी गलती करने की सोची तो वरना तुम्हारे साथ भी वही करूंगी जो तुम्हारे पतियों के साथ किया है। कमला जी का ये रोब देखकर तीनों बहुओं के साथ साथ आसपास के लोग भी सन्न रह गए। राजीव और मीरा कमला जी का यह रोब देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे और वापस उन्हें अपने साथ घर ले गई और खुशी खुशी रहने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।